आज क्या पढ़ेंगे? संविधान के स्रोत। आप देख रहे हैं संविधान के स्रोत। पिछली क्लास तक हमने पढ़ लिया था कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने कुछ समितियां गठित की, उन समितियों के सहयोग से संविधान का निर्माण हुआ। इन सारी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। अब एक बात आती है कि भारत के संविधान को कई देशों से लिया गया है, कई देशों से भारत के संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है। इसे कहा जाता है संविधान के स्रोत। कुछ लोगों ने कहा, कुछ विद्वानों ने कहा, विशेषकर पश्चिमी विद्वानों ने कहा कि भारत का संविधान जो है उधार का थैला है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इसका जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में हर देश का संविधान उधार का थैला ही है, क्योंकि हर देश के संविधान में कुछ न कुछ दूसरे देश के संविधानों से लिया गया है। किसी भी देश का संविधान मौलिक संविधान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमने किसी भी देश के संविधान से जो कुछ लिया है उसको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप हमने परिवर्तित किया है। ठीक उसी तरह से हमने नहीं लिया है। फिर भी भारत ने किन किन देशों से स्रोत लिए और क्या क्या लिए, इस पर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितने देशों से स्रोत लिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत के संविधान में कितने देशों से स्रोत लिए गए। भारत के संविधान ने 61 देशों से स्रोत लिए। कभी कभी आपको 62 मिलता है, तो उसका कारण क्या होता है कि 1935 का जो शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, वो भारत के संविधान का एक बड़ा स्रोत है। और भारत के संविधान में लगभग 200 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। और 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन में पारित किया गया था, अर्थात ब्रिटेन के स्रोत के अंतर्गत ही हम इसको मान लेते हैं। तो फिर उन स्रोतों की संख्या, उन देशों की संख्या 61 हो जाती है। अर्थात भारत के संविधान में 61 देशों से स्रोत लिए गए हैं। भारत के संविधान में 61 देशों से स्रोत लिए गए हैं। 61 देशों से स्रोत लिए गए हैं। देशों से स्रोत लिए गए हैं। ठीक, लिए गए हैं। ठीक, लिए गए हैं। लिए गए हैं। वास्तव में हुआ क्या था कि जब भारत के संविधान का प्रारूप बनाना था तो पहला प्रारूप BN राव ने बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि विश्व के बहुत से देशों से वहाँ के संविधानों की जानकारी मंगा ली, वहाँ के संविधानों में क्या क्या प्रावधान है, और उसको भेज दिया गया था प्रांतीय विधानसभाओं के पास में। और उन विधानसभाओं ने उसका अध्ययन करके अपनी राय दी थी और आम लोगों की भी राय ली गई थी। उसके बाद में फिर भारत के संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने बनाया था। इसी के आधार पर भारत के संविधान का प्रारूप बना था, जो कि प्रारूप समिति ने बनाया था। तो इसमें अंतिम रूप से जब भारत का संविधान बना तो 61 देशों के स्रोत थे। और इसमें से प्रमुख देश कौन कौन से थे, उनसे क्या स्रोत लिए गए, इस पर आपको परीक्षा में प्रश्न आते हैं। उन पे हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ब्रिटेन से या इंग्लैंड से लिए गए स्रोत, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, इस पे चर्चा कर लें। क्योंकि भारत के संविधान पे जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो ब्रिटेन और अमेरिका का पड़ा है। ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से सबसे अधिक स्रोत लिए गए हैं। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ही ली है। और बहुत सी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं का है। क्या क्या लिया है? जैसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसको ठीक इसी शब्द को हमने नहीं लिखा है। अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता ही विधि का शासन है। भारत में विधि का शासन रूल ऑफ लॉ है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। सत्ता का स्रोत जनता अवश्य है, लेकिन भारत में सर्वोच्चता संविधान की है, अर्थात रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। और विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है, और इसको हमने किन शब्दों में व्यक्त किया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। और डायसी ने कहा था विधि के समक्ष समता का विचार वास्तव में विधि सम्मत शासन या विधि का शासन ही है, रूल ऑफ लॉ है। तो जो इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ है उसी को हमने विधि के समक्ष समता के रूप में ले लिया। दूसरा, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली है?
इंग्लैंड से ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से ली है। विधि बनती कैसी है, किस प्रकार से बनती है, संसद के दोनों सदनों में इसके लिए विधेयक पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधि बनती है। तो ये प्रक्रिया हमने यहाँ से लिया। और ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को हम आगे संविधान में विस्तार से पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों पे जब हम संसद को पढ़ाएंगे तब कानून कैसे बनते हैं इन सब पे चर्चा होगी। और जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो अनुच्छेद 14 में ही विधि का शासन रहेगा, या इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी तो वे सब के सब संविधान में हमें आगे चलकर पढ़नी है। तो अगला क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। ये हमने ब्रिटेन से ली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ये कैसी शासन प्रणाली होती है, जिसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में लिखा है समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वे संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। और अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 74 को अनिवार्य माना है, अर्थात मंत्रिपरिषद हमेशा बनी रहेगी, मंत्रिमंडल हमेशा बना रहेगा। और मंत्रिपरिषद की राय ही राष्ट्रपति की राय है। राष्ट्रपति की स्वविवेक की राय का कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रपति की राय का मतलब है मंत्रिपरिषद की राय। तो ये संसदीय शासन प्रणाली जो होती है वो वास्तव में इंग्लैंड से हमने ली, जहां पे एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक। संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया अर्थात संसद में कैसे कानून बनते हैं और संसद किस प्रकार नियंत्रण रखती है मंत्रिमंडल पर, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से इंग्लैंड से ली है। इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसके अतिरिक्त ब्रिटेन से और हमने क्या क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार ये किसे प्राप्त होते हैं, संसदीय विशेषाधिकार ये किसे प्राप्त होते हैं, जो संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं उन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी संसद सदस्यों को, मंत्रियों को और महान्यायवादी को जो संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं उन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और ये हमने लिया इंग्लैंड से। इसके अतिरिक्त एकल नागरिकता, भारत एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से लिया है। वास्तव में भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था होने के बाद भी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था की होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है, वहाँ से हमने एकल नागरिकता ली है। एकीकृत नौकरशाही, एकीकृत नौकरशाही ये व्यवस्था भी नौकरशाही, ये भी वास्तव में एकीकृत नौकरशाही एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पे दोहरी नौकरशाही होती है, एक संघ की नौकरशाही अलग होती है और राज्यों की नौकरशाही अलग होती है, लेकिन भारत में एकीकृत नौकरशाही है और ये व्यवस्था भी वहाँ से ही ग्रहण की गई है। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बाद भी न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है। एकीकृत न्यायपालिका या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था। भारत में शासन व्यवस्था संघात्मक है लेकिन न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में पूरी न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है, एकात्मक स्वरूप की है, ये संघात्मक स्वरूप की नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत की प्रक्रिया, सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मतों के आधार पर जीत की प्रक्रिया, जीत की प्रक्रिया ये हमने कहाँ से लिया है,
ये भी इंग्लैंड से लिया है। अर्थात लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो प्रत्याशी विजयी होता है। ये प्रक्रिया हमने ली है, इंग्लैंड से ली है। अब इसके बाद में जो दूसरा बड़ा स्रोत है वो क्या है? दूसरा बड़ा स्रोत है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, ब्रैकेट में लिखना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। यहाँ से हमने क्या क्या लिया? पहला क्लास हमारी जो थी इस बैच के लिए प्रस्तावना, और हमने उसी में बताया था कि प्रस्तावना की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है और उसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया और भारत ने वहीं से प्रेरणा ली। तो पहली चीज़ क्या है? प्रस्तावना। ठीक। दूसरा क्या है? मूल अधिकार। दूसरा क्या है? मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मूल अधिकार, ये वास्तव में अमेरिका के संविधान से प्रेरणा इसकी ली गई है। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स जो है, अधिकार बिल, इसी से प्रेरणा लेकर भारत के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। और क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। वास्तव में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद आवश्यक होती है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में जब तनाव आता है, केंद्र राज्य संबंधों के मध्य जो विवाद है उस पर निर्णय संघीय न्यायपालिका देती है, या जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, तभी वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय दे सकती है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता किन आधारों पर बहाल की गई है आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, ये व्यवस्था भी अमेरिका से है। हालांकि अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू और भारत में जुडिशियल रिव्यू में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम। न्यायपालिका जब पढ़ेंगे तब इस सब पे चर्चा करेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, या आगे अभी भारत के संविधान की विशेषताओं में ही इस पर चर्चा कर लेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन में क्या अंतर है दोनों में। लेकिन यहाँ संक्षेप में करेंगे, न्यायपालिका में थोड़ा और विस्तार से करेंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है, ये भी अमेरिका से ली है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया ये कैसी होती है, इस पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी यहाँ आप जान लीजिए बस केवल इतना कि ये व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है, न्यायाधीशों को पद से हटाने की अहम व्यवस्था। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और एक बात आप देख रहे हैं, दोनों अलग अलग लिखे हैं, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग अलग चीज़ है, अलग कॉन्सेप्ट है, और न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अलग है। और वास्तव में भारत में महाभियोग के द्वारा केवल राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं कहलाती। इसमें अंतर पाया जाता है। कैसे अंतर पाया जाता है? जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है आपको समझाएंगे, और उसी समय हम आपको ये समझाएंगे कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार विद्यार्थी इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। उनको ये लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या CAG को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, इनको महाभियोग से पद से हटाया जाता है। बिल्कुल सही नहीं है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं है, महाभियोग से केवल राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। और ये व्यवस्था हमने, राष्ट्रपति को महाभियोग से पद से हटाया जाएगा, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है?
अमेरिका से ली है। इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति का पद जो है ये हमने अमेरिका से लिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद एवं उनके कार्य ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद एवं उनके कार्य, उपराष्ट्रपति का पद एवं उनके कार्य, पद एवं उनके कार्य ये भी हमने अमेरिका से ही लिए हैं। एवं उनके कार्य ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं। भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्य क्या होता है, वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। ठीक, अब इसके बाद में कनाडा से, कनाडा से, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है। 61 देशों से कुल स्रोत लिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है। वास्तव में कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली। 1867 में कनाडा में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम आया था और उस ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा कनाडा को 2 राज्यों में बांटकर उसके संघ में परिवर्तित कर दिया गया था। और यही प्रक्रिया, यही व्यवस्था हमने ग्रहण की है। अर्थात इस संघात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्र होता है बड़ा मजबूत रहता है और राज्य अपेक्षाकृत कमजोर रहते हैं, और इस ही व्यवस्था को हमने लिया, इस संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने लिया है। तो ये क्या है, सशक्त केंद्र वाली संघात्मक शासन व्यवस्था। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सशक्त केंद्र वाली, मतलब जिसमें केंद्र बहुत शक्तिशाली है, सशक्त केंद्र वाली संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, सशक्त केंद्र वाली संघात्मक शासन व्यवस्था, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और यहीं पर आप लिख लीजिए, वस्तुतः यह व्यवस्था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से ली गई है, क्योंकि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 के द्वारा कनाडा में संघात्मक व्यवस्था आई थी। वस्तुतः यह व्यवस्था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से ली गई है, ठीक, जिसमें केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चल के, जब भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ाएंगे तो कैसे ये शासन व्यवस्था में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो और इसके अतिरिक्त इस संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये भी कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गईं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के द्वारा वास्तव में क्या किया गया, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हैं, अनुच्छेद 248 में प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। अर्थात अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्रीय संसद कानून बना सकती है। ये प्रावधान भी हमने कनाडा से ही लिया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये व्यवस्था भी वहां से ही ली, कनाडा से ही ली, केंद्र के पास। ठीक,
अब इसके बाद क्या है, भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, दोनों में अंतर है। अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, भारत की शासन व्यवस्था राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, और यही व्यवस्था कनाडा में है। तो ऐसी शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ केंद्र के एजेंट भी होते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो वास्तव में अमेरिका में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा नहीं की जाती, वहाँ पे राज्यपालों का गवर्नर का चुनाव होता है। लेकिन भारत में, कनाडा में, यहाँ पे राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये कनाडा से ली गई है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति ये व्यवस्था कनाडा से, राज्यपालों की नियुक्ति ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई। राज्यपालों की नियुक्ति ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है। और इसके अतिरिक्त क्या है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, परामर्शी न्याय निर्णयन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। दो विषयों पे सलाह मांग सकते हैं। एक विषय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के संदर्भ में मांग सकते हैं सलाह, और दूसरा सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सलाह मांग सकते हैं। इसी को कहा जाता है परामर्शी न्याय निर्णयन। और ये परामर्श किससे मांगा जाता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय से। और ये परामर्श मांगने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 में। तो ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ध्यान रखिएगा। ऐसे परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो माने और चाहे तो ना माने, ठीक। तो ये कनाडा से हो गया। अब इसके बाद में आयरलैंड के संविधान से या आयरलैंड से, यहाँ से क्या क्या लिया गया है आपको खूब याद होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और उच्च सदन में सदस्यों का मनोनयन करने वाली व्यवस्था ये भी यहाँ से ली गई। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन वास्तव में उच्च सदन राज्यसभा है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली है, ठीक। अब इसके बाद में आयरलैंड के संविधान से ली। अब इसके बाद में अगला इसी पेज पे ही लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिख लेते हैं यहीं पे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, इसको बॉक्स में कर देते हैं तो आपको अलग दिख जाएगा स्पष्ट रूप से। जैसे ये आयरलैंड है, यहाँ से ये यहाँ दिखेगा और ये अलग दिखेगा कि किस देश से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है भाई, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की प्रेरणा यहाँ से ली गई।
ध्यान रखिएगा, भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, लेकिन भारत में समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट जो पहली बार आया था वो 1935 के एक्ट से आया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम से आया था। और दूसरी एक बात ये होती है कि जब किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा लोकसभा में मतभेद होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस संयुक्त बैठक का प्रावधान यहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऐसे लिख दें, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक, समवर्ती सूची। यहाँ पे लिख दें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संविधान का अनुच्छेद 108 है। इसमें अगर किसी विधेयक के संदर्भ में, और वो भी साधारण विधेयक के संदर्भ में, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं, धन विधेयक के संदर्भ में नहीं, साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और ये प्रावधान वास्तव में लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। अब फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, एक शब्द में बताएं तो आप कहेंगे भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और वह गणतंत्र किस तरह का है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। लेकिन एक शब्द में पूछा जाए तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बताएंगे। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जहां पर सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाए, जहां सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो, सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है। तो ये व्यवस्था कैसी कहलाती है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और ये व्यवस्था हमने ली है फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो भी तो यहीं से लिया है। 1789 की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी उसी से ये निकला था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, ये हमने भी यहीं से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से इसको भी लिया गया है। अब सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया है? सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ, अब तो सोवियत संघ है नहीं, तो सोवियत संघ के संविधान से या रूस के संविधान से? सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया था भाई? सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया था? पहला बात तो यहाँ से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गया। और मूल कर्तव्य तो बाद में जोड़े, उसके पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया था सोवियत संघ से। और उसके अतिरिक्त मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये यहीं से प्रेरणा इसकी मिली थी। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया और 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ के उसमें उस समय 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया था, 12वां मूल कर्तव्य। तो इस तरह से
मूल कर्तव्य यहाँ से लिए गए थे। ठीक, अब आगे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका से, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया भाई? दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, दूसरा उच्च सदन जो है राज्यसभा, उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई। यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कैसे संविधान संशोधन किया जाता है? इसका विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो पारित होगा। फिर एक सदन से जब 2/3 बहुमत से पारित होगा तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संविधान संशोधन होगा। तो ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। इसके अलावा उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया, कैसे निर्वाचन होगा? निर्वाचन की प्रक्रिया वास्तव में उच्च सदन राज्यसभा में निर्वाचन कैसे होता है? विधानसभा सदस्यों के द्वारा, प्रांतों की राज्यों की विधानसभा सदस्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो ये कैसे रहता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। तो ये प्रक्रिया ली गई है कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। अब इसके बाद में जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं, ये व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। आपातकाल में मूल अधिकारों का आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन और मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। और केवल 2 मूल अधिकार निलंबित होते हैं, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 19 को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 358 में प्राप्त है, और अनुच्छेद 359 में उन्हें अनुच्छेद 32 को निलंबित करने का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि अनुच्छेद 32, 20 और 21 के अतिरिक्त बाकी सबके संदर्भ में निलंबित होगा, लेकिन 20 और 21 के संदर्भ में निलंबित नहीं होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते, बाकी सब निलंबित होते हैं। लेकिन सब वास्तव में क्या है, एक एक करके सब मूल अधिकारों को निलंबित करने की जरूरत ही नहीं बचती है। अनुच्छेद 359 में जब संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को निलंबित कर दिया जाता है, तो फिर अगर राज्य मूल अधिकारों के खिलाफ कानून बनाता है तो फिर कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता, न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि अनुच्छेद 32 निलंबित हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये अनुच्छेद 32, 20 और 21 के अलावा बाकी सब संदर्भों में निलंबित होता है, 20 और 21 के संदर्भ में निलंबित नहीं होता। अब एक जापान से आपातकाल, अब यहाँ पे लिखें जापान से। यहाँ से क्या लिया गया है भाई? एक ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये जर्मनी, और अभी जापान। यहाँ से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश, ये लिया गया है जापान से। ये वाक्यांश जापान से लिया गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये जापान से लिया गया है। और इसका प्रभाव क्या है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन असीमित नहीं है।
और जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया है, इसीलिए अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन असीमित होता है। अभी इस पे चर्चा करेंगे हम आगे कि अमेरिका के न्यायिक पुनरावलोकन और भारत के न्यायिक पुनरावलोकन में अंतर क्या है। दोनों जगह न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, क्यों नहीं होता, अमेरिका में क्यों होता है, भारत में क्यों होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्यों है, उस अंतर का आधार यही है। ठीक, अब इसके बाद हम भारत के संविधान की विशेषताओं पे चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। इस पे हम चर्चा करते हैं एक एक करके। ठीक, भारत के संविधान की विशेषताएं, भारत के संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक, भारत के संविधान की विशेषताएं। ठीक, सबसे पहली विशेषता क्या है, एक लिखित और विशाल संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और विशाल संविधान है। लिखित संविधान है, लिखित और विशाल संविधान है और विस्तृत संविधान है। ठीक, विस्तृत संविधान है, विस्तृत संविधान है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सब पे चर्चा के दौरान हमने एक बात स्पष्ट हो जाती है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। इस संविधान को संविधान सभा ने बनाया और इसको हस्तलिखित किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और ये एक विस्तृत संविधान है। कैसे विस्तृत है, जब भारत का संविधान बना तो इस संविधान में, संविधान जब बना था, जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो फिर उस समय लागू हुआ तब क्या स्थिति थी, तब स्थिति थी भारत के संविधान में 22 भाग, 22 भाग, भाग कितने थे, 22। अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, 395, 395। अनुसूचियां कितनी थीं, अनुसूचियां कितनी थीं, 8 अनुसूचियां थीं, 8। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान समय में क्या स्थिति है, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्या स्थिति है, वर्तमान समय में क्या स्थिति है भाई, अनुसूचियां कितनी हैं, ठीक, अनुसूचियां कितनी हैं और अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और भाग कितने हैं। ठीक, अनुसूचियों की संख्या अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। अनुच्छेद कितने हैं, 465 प्लस, 465 से अधिक। और भागों की संख्या कितनी हो गई है, भागों की संख्या, भागों की संख्या ऐसे लिख लें हम, भागों की संख्या अब कितनी हो गई है, भागों की संख्या हो गई है 25। क्यों हो गई है, कारण, कारण इसका क्या है, भाग, अंतिम भाग अभी भी 22वां है लेकिन भागों की संख्या 25 हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि कारण क्या है इसका, भाग 7 निरसित है, भाग 7 निरसित कर दिया गया है। ठीक, और भाग 4 का, भाग 4 का, भाग 9 का, 9 का और 14 का ये जोड़े गए हैं, ये जोड़े गए हैं। ठीक, तो अब एक बात आप देख रहे हैं कि एक भाग निरसित किया गया और 4 भाग जोड़ दिए गए। भाग 4 का में मूल कर्तव्य, भाग 9 का में नगर पालिकाएं, 9 का में सहकारी समितियां और 14 का में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, इनका प्रावधान कर दिया गया। तो स्थिति क्या हो गई, एक भाग को हटा दिया गया और 4 जोड़ दिए गए, तो अब भागों की संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। तो ये एक बड़ा संविधान है, ये विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है और विस्तृत संविधान है। विश्व के अधिकांश देशों के संविधान लिखित हैं लेकिन इतने विस्तृत नहीं है जितना भारत का है। ठीक, नंबर 2, भारत के संविधान की विशेषता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है,
और ये हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से ली है। अभी हमने इसको पढ़ा था। संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में। भारत की शासन व्यवस्था संसदीय है। संसदीय शासन व्यवस्था की स्थिति क्या होती है? यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है, यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन व्यवस्था है अर्थात दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, ठीक, दोहरी कार्यपालिका। कैसे? एक नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है? राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। ये वास्तविक कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 53(1), अनुच्छेद 53(1) या केवल अनुच्छेद 53 भी कह सकते हैं आप। अनुच्छेद 53 में लिखा है समस्त कार्यपालिक शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह नहीं लिखा जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा, नहीं, उसके पहले एक शब्द लिखा है जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। अर्थात संविधान जहां राष्ट्रपति को स्वयं उन अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति देता है, वहीं राष्ट्रपति उन अधिकारों का प्रयोग स्वयं कर सकेगा। अन्यथा संविधान जहां स्वयं प्रयोग करने की शक्ति नहीं देता, अधीनस्थ अधिकारियों से सहयोग से उन शक्ति के प्रयोग की अनुमति देता है, वहां अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये बात स्पष्ट कर देती है, क्या लिखा है? समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। और अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आर्टिकल 74 अनिवार्य है, अर्थात मंत्रिपरिषद हमेशा बनी रहेगी। अर्थात राष्ट्रपति की राय का अर्थ मंत्रिपरिषद की राय है, और राष्ट्रपति की स्वविवेक की राय का कोई मतलब नहीं। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए, सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। और क्या व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय को, उनकी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। तो ये शासन व्यवस्था कहलाती है संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। ये शासन व्यवस्था भारत के शासन व्यवस्था की विशेषता है, संसदीय शासन व्यवस्था। अब उसके बाद में तीसरी विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और ये स्वतंत्रता कैसे बहाल की गई है? 3 आधारों पे दिखाई देती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता 3 आधारों पे दिखती है। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में, नियुक्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में, प्रक्रिया के संदर्भ में, ठीक। दूसरा, पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में, पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में, हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में, प्रक्रिया के संदर्भ में। और तीसरा, वेतन भत्तों के संदर्भ में, तीसरा वेतन भत्तों के संदर्भ में, वेतन भत्तों के संदर्भ में, संदर्भ में। तीसरा है वेतन भत्तों के संदर्भ में।
तीनों संदर्भ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता दिखाई देती है। कैसे कैसे दिखाई देती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पे करते हैं, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे नहीं करते। और कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 5 सदस्यीय होता है। और ये 5 सदस्य कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 सबसे सीनियर न्यायाधीश। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 सबसे सीनियर न्यायाधीशों से बनने वाले कॉलेजियम की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और कॉलेजियम की सिफारिश पर ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम 3 सदस्यीय होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 सबसे सीनियर न्यायाधीश। तो यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। न्यायपालिका की सलाह से, न्यायपालिका की सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। अर्थात यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहाल की गई है। पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में इसमें भी कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा पद से हटाया जाएगा। अर्थात संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो, आधे से कम ना हो, ये कहलाता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव पारित होना चाहिए, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता इसके लिए। दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव पारित होगा विशेष बहुमत से, और उसके बाद उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये प्रक्रिया तब शुरू होगी जब उन पर कदाचार या असमर्थता के आरोप साबित हो जाएं। अर्थात साबित कदाचार या साबित असमर्थता के आरोप पर ही दोनों सदनों में ये प्रक्रिया चल सकती है। और कदाचार या असमर्थता को साबित करने के लिए जो प्रवर समिति बनती है, उस प्रवर समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और किसी एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं। तो फिर यहाँ भी न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस प्रवर समिति में न्यायपालिका से भारत के मुख्य न्यायाधीश और किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। और उसके बाद में संसद अगर वहाँ पर कदाचार या असमर्थता साबित हो गई, तब फिर ये प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में चलती है। अर्थात ये प्रक्रिया इस तरह की है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करती है। तीसरी बात, वेतन भत्ते। इसमें भी कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। ये प्रावधान क्या किया गया है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए नहीं जा सकते। भारत के संविधान में प्रावधान है कि उनके वेतन भत्तों में उनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता जो अलाभकारी हो, अर्थात घटाया नहीं जा सकता। अगर वेतन भत्ते घटेंगे तो अगले न्यायाधीश जो नियुक्त होंगे उनके लिए वो वेतन भत्ते कम हो सकते हैं। जो न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं, जो पद पर हैं, उनके वेतन भत्ते घटाए नहीं जा सकते, बढ़ाए अवश्य जा सकते हैं। और वो वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। इसका मतलब होता है कि उस पर संसद में चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। तो यहाँ भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहाल है, कार्यपालिका की इस पर कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक, तो तीसरी विशेषता भारत के संविधान की क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथी है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। चौथी है संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। न्यायिक
सर्वोच्चता में समन्वय, उच्चता में समन्वय। कैसे समन्वय है, इसको समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संसदीय सर्वोच्चता क्या कहलाती है। संसदीय सर्वोच्चता ऐसे देशों की विशेषता होती है जहां संसद सर्वोच्च है, जैसे ब्रिटेन। संसदीय सर्वोच्चता कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन में है, यहाँ संसद सर्वोच्च है। न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ पे है, ये है अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता है। और भारत में क्या किया गया, इन दोनों का समन्वय है। भारत में इन दोनों का समन्वय है, भारत यहाँ पे है, बीच में है। कैसे है भाई, इसको समझ लें। ब्रिटेन में क्या है, यहाँ पे संसद सर्वोच्च है। संसद जो चाहे वो कानून बनाए, जो कानून संसद बनाती है वही संविधान का अंग हो जाता है। न्यायालय में उस पर विचार नहीं किया जा सकता, न्यायालय में उसका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में वहाँ की संसद कोई भी कानून बनाए उसका न्यायालय में पुनरावलोकन किया जा सकता है और किसी भी कानून को असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। भारत में क्या स्थिति है, भारत में इन दोनों के बीच की स्थिति है। भारत में संसद को कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, व्यापक शक्ति प्राप्त है, लेकिन असीमित नहीं, लेकिन असीमित नहीं, लेकिन असीमित नहीं। ठीक। केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में संसद को कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है लेकिन असीमित नहीं। वह ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो भारत के संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला है, और अगर ऐसा कानून बनाएगी तो न्यायपालिका उसका पुनरीक्षण करके उसे असंवैधानिक साबित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उसे शून्य घोषित कर सकती है। 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और शून्य घोषित कर दिया। तो संसद को कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है लेकिन असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है। और न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्यायपालिका उन्हीं कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। न्यायपालिका उन्हीं कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं। उन्हीं कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, घोषित कर सकती है जो मूल ढांचे के खिलाफ हैं, कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। ठीक, मूल ढांचे के खिलाफ है। ठीक, के खिलाफ है। ठीक, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है उन्हीं को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, सबको असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। ठीक, तो वास्तव में क्या स्थिति है कि भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन करने की असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। लेकिन अमेरिका में क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया। विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया है। 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 ठीक, विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया है। तो वास्तव में यूएसए में न्यायपालिका किसी भी कानून के संदर्भ में कह सकती है कि इसमें विधि की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत
का पालन करते हुए विधि की स्थापित प्रक्रिया से कोई भी संविधान संशोधन किया जा रहा है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है, संविधान सम्मत है, तो उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता। भारत ने क्या हुआ है, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया। वास्तव में अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाने के कारण न्यायपालिका ने वहां सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त कर ली है। वह किसी भी कानून का पुनरावलोकन करके उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, यहाँ संसद सर्वोच्च है, यहाँ संसद सर्वोच्च है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। संसद सर्वोच्च है अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। ठीक, पुनरावलोकन नहीं, पुनरावलोकन नहीं। और भारत ने क्या है, दोनों के समन्वित रूप को अपनाया, दोनों के बीच का रूप अपनाया। अब एक और विशेषता है, कौन सी है, 5वीं नंबर डालेंगे, वो क्या है, संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारत के संविधान की एक विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। तो हाँ, लचीलेपन, संविधान के लचीलेपन और कठोरता का समन्वय। संविधान के लचीलेपन और कठोरता का समन्वय, और कठोरता का समन्वय, कठोरता का समन्वय या संतुलन। ठीक, लचीलेपन और कठोरता का समन्वय, दोनों के मध्य समन्वय स्थापित किया गया है। कैसे होता है भाई, लचीला संविधान क्या कहलाता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। ठीक, और बीच में आएगा दोनों का समन्वित रूप। और कठोर संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान कहाँ का माना जाता है, ब्रिटेन का। लचीला संविधान ब्रिटेन का। और कठोर संविधान कहाँ का माना जाता है, यूएसए का, यूएसए का कठोर संविधान। और बीच में हाँ समन्वित रूप, समन्वित रूप, ये बीच में समन्वित रूप लिख देते हैं। ये कहाँ पे है, भारत का। कैसे कैसे है, लचीला संविधान का मतलब क्या होता है, जिस संविधान में बिल बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे ब्रिटेन में होता है, जहाँ पर साधारण कानून से संशोधन या साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत एवं साधारण कानून से संशोधन, एवं साधारण कानून से संशोधन, कानून से संशोधन। ठीक, और ये कैसे होता है, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित हो गया। कठोर संविधान का मतलब होता है कि विशेष बहुमत से संशोधन। अमेरिका में कैसे संशोधन होता है, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर 3/4 राज्यों की सहमति होगी। यहाँ पर 2/3 बहुमत, संसद का 2/3 बहुमत दोनों सदनों का, और उसके अतिरिक्त एवं 3/4 राज्यों की सहमति, 3/4 राज्यों की सहमति हो, राज्यों की सहमति हो, तब संशोधन होगा। और भारत में क्या है, भारत में मिली जुली स्थिति है। कैसे, 3 तरह से संविधान संशोधन दिखाई देता है, 3 तरह से संविधान संशोधन होता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण है, ये कैसे होता है, साधारण संशोधन से। नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक, साधारण बहुमत से हो जाएगा, और बहुमत से। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 368 के अंतर्गत में एक स्थिति क्या है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संशोधन होगा। कुछ विषयों पे संशोधन कैसे होता है, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से। और कुछ स्थितियों में क्या होता है, 2/3 बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की सहमति, 2/3 बहुमत प्लस कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति, अधिक राज्यों की सहमति,
तो जैसे अभी जीएसटी पे कानून बना तो इसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो ये किसके करीब है, ये करीब है इसके, और ये वाला करीब किसके है, ये अमेरिका की, इंग्लैंड के करीब है। अर्थात भारत में दोनों का मिला जुला रूप है। कुछ संशोधन इस तरह से होते हैं जैसे इंग्लैंड में होते हैं, साधारण बहुमत से हो जाते हैं, नए नए राज्य बने, और अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है कि नए राज्यों का गठन 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन माना भी नहीं जाएगा। तो नए राज्य बन गए और भी कुछ साधारण बहुमत से पारित हो गया और संविधान में संशोधन हो गया, और इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन कुछ संशोधन 2/3 दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति से होने चाहिए, ये अमेरिका के करीब है। और एक विशेषता और है जिसको हमने पहले ही लिख लिया, वो क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये भारत के संविधान की एक और विशेषता है। एकल नागरिकता, भारत का संविधान संघात्मक स्वरूप का है लेकिन नागरिकता एकल है। भारत में एकहरी नागरिकता होती, भारत की नागरिकता, राज्यों की नागरिकता अलग से नहीं होती। तो ये संविधान की विशेषताएं थी।